हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं बालाजी प्रकाशन के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। तो आइए देखते हैं कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो दोस्तों हमारे साथ पहला वाला प्रश्न आप देख सकते हो, लिखा है कि 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी सबसे बड़ी संख्या की बात आएगी तो आपको इसके लिए ज्ञात करना पड़ेगा दी गई संख्याओं का HCF। जैसे हमको संख्या कौन सी दी है, 1152 व 1664। दोस्तों जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ ये सिंबल बनाते हैं, क्योंकि ये दर्शाता है कि ये संख्या बड़ी है इस वाली संख्या से। इसको बोलने का तरीका ये है कि 1152 इज़ लेस देन 1664। तो सबसे पहले कैसे ज्ञात करते हैं हम HCF। हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि भी है और इक्विलिब्रियम परिमेयिका भी है। तो हम इसको पहले इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेयिका से ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में ये अवेलेबल है, तो हमको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाग करने को क्या करना है, सिर्फ छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। अब इसका प्रोसेस देखो कैसे भाग करना है। हमको इसको एक बार लेकर जाना है 1152 में घटाएंगे, 4 बजे जाएगा 2, 6 से 5 गया 1, 6 से गया 5, 512 आएगा। 512 से भाग देंगे 1152 को। ये कितनी बार में जाएगा, तो हम देख सकते हैं 2 बार में जाएगा। 2 दूनी 4, 2 का 9 2, 2 पंची 10। फिर माइनस करते हैं तो आ जाएगा 12 में से गया 8, और यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर 1, 128। 128 से भाग देंगे 512 में, तो ये हमारा चला जाएगा 4 बार में। 4 बार में लेके जाएंगे तो पूरा 512 आ जाएगा। अगर इसको घटाओगे तब शेषफल कितना आएगा, 0। दोस्तों लास्ट में जब शेषफल 0 आ जाए और जो हमारा भाजक है वही हमारा क्या होगा, HCF होगा इन दोनों संख्याओं का। तो देखिए इसको लिखना कैसे है। किसी भी संख्या में जब हम भाग देते हैं तो ऐसे जो पार्ट बनाते हैं, इसमें हमारा ये होता है भाजक, ये हमारा होता है भाज्य, और ये हमारा होता है भागफल, और जो शेषफल बचता है वो यहाँ पर होता है। इसको मैं सिंबल में बता देता हूँ। जो भाजक होता है उसको B से डिनोट करते हैं, जो भाज्य होता है उसे A से, जो भागफल होता है उसे Q से, और जो शेषफल हमारा होता है उसे R से। तो इक्विलिब्रियम परिमेयिका क्या कहती है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, इसको देखकर कह सकते हैं। तो इसको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर भाज्य लिखा है, भाज्य कितना है A, यहाँ पर कितना है 1664 है। तो सबसे पहले 1664 लिखेंगे, उसके बराबर लिखा है B यहाँ पर है, B कितना है 1152 लिखा, इंटू Q कितना है, Q हमारा जितना ये भागफल आएगा, भागफल कितना आया है 1 आया है, तो 1 लिख दिया, प्लस शेषफल, शेष कितना आया है 512। ऐसे लिखेंगे, इस प्रोसेस से लिखेंगे। फिर अगला प्रोसेस देखिए, 1152 लिखेंगे, उसके बाद भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 512, फिर भागफल 2, शेषफल कितना आया है तो 128। ठीक है, आगे देखिए फिर से लिखेंगे हम, भाज्य हमारा है 512, भाजक हमारा 128, और भागफल हमारा है 4, और शेषफल है 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो जितना ये भाजक आएगा यहाँ पर वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1152 इज़ लेस देन 1664 का जो HCF है वो आएगा हमारा 128। इसी साथ ही प्रश्न सॉल्व होता है। अब चाहो तो इसको अच्छे से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सके। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है, ये कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक के लिए 1 2 3 4 5 ये सारे जो नंबर आते हैं ये सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। और ये बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सके। इसके लिए आप एक बात अपने माइंड में बसा लो कि किसी भी सम संख्या में, नोट में या फिर इसी को लिख लो आप, कि किसी सम संख्या में
किसी अन्य संख्या को गुणा करने पर हमें सम संख्या प्राप्त होता है। अब इसका क्या मतलब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर हम मान लेते हैं कि m पूर्णांक है, तो हम मान लेते हैं कि वह रूप 2m के प्रकार का होगा। चूँकि m बराबर क्या मान है हमारा, कोई पूर्णांक है तो पूर्णांक में ये मान आते हैं डेढ़ डैश, तो हमने माना है कि हमारा 2m जो है सम है, तो हम क्या देखेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो ये सब क्या है, 2 4 6 ये सब सम संख्या हैं। तो कोई भी पूर्णांक अगर m के रूप के प्रकार का होगा तो उसका जो रूप होगा सम पूर्णांक के लिए वो 2m के प्रकार का होगा। इसी के साथ ये प्रश्न सॉल्व हो गया, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। दोस्तों जैसे ही ये प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया है उसी तरह उसको भी करना है, यानी कि किसी सम संख्या में किसी भी संख्या गुणा करके यदि उसमें 1 जोड़ दिया जाए, उसमें कितना जोड़ दिया जाए 1, तो वह विषम संख्या हो जाती है। तो आप इसमें ऐड कर लेना कि अगर 1 जोड़ दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि किसी m पूर्णांक के लिए उसका विषम रूप 2m + 1 के रूप का होगा। चूँकि m बराबर हम जानते क्या होता है, कोई पूर्णांक 1 2 3 4 ये सब धनात्मक पूर्णांक है। अगर इसकी वैल्यूज़ को हम लोग देखें 2m + 1 में, तो आप क्या देखोगे कि 2 × 1 + 1 गुणा करने पर क्या आएगा, 2 × 1 जोड़ोगे तो 1 3 हो जाएगा। तो 3 क्या है आपका, 3 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या के रूप में क्या होगा 2m + 1 के रूप में होगा। इसी साथ ये तीसरा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट अब हम करने वाले हैं 4वां, 5वां और 6वां प्रश्न, जिसमें से मैं आपको 4वां प्रश्न बताऊंगा जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है तीनों प्रश्न, और 5वां और 6वां प्रश्न आपको खुद करना है और करके बताना है कि इसका HCF कितना आ रहा है। तो मैं आप लोग देख रहे हो कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है 4वां प्रश्न की संख्या 405 व 25 30 का HCF ज्ञात कीजिए। फिर उसी मेथड से हम करेंगे जिस प्रकार से हमने पहला प्रश्न सॉल्व किया था। तो मैं आपको ये सॉल्व करके बता देता हूँ। 405 से बड़ा है 2520, फिर क्या करते थे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते थे। तो भाग दीजिए, 25 20 में भाग देना है, कितनी बार में जाएगा, तो ये 6 बार में जाएगा। ठीक है, 6 बार में देखते हैं, 6 × 5 = 30, 30 हो जाएगा, 0 है तो 6 × 24, 24 हो गया, घटाते हैं, 0 में 0 जाएगा 0, और यहाँ बचा 12 में 3 का 9, 90 4 ठीक है, और यहाँ 405 अब कितनी बार में जाएगा, अब इसको लेके जा रहे हैं 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में लेके जाते हैं, 4 बार में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 0 4 9 36, 360 घटाते हैं, कितना आएगा, 5 में से 0 जाएगा 5, और 10 बचेगा 4 ठीक है, 45 से भाग देंगे किसको, फिर 90 को। कब तक करना है ये काम, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो 45 दूना 90, शेषफल कितना आ जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आप इसको नोट भी करते रहो और अच्छे से इसको प्रैक्टिस भी बाद में करना। मैं थोड़ा इस पन्ने को आगे बढ़ाता हूँ और आगे का लिखता हूँ। तो इस प्रकार से हमने कर दिया। फिर इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिखना है, तो कैसे लिखेंगे मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, उसको देख के समझ लो। हम बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, कितनी बार में लिखे हैं, 405 से भाग दिया गया, भाजक हमारा भाज्य बराबर भाजक पूरे भागफल कितना है 6, शेषफल कितना आया है ये 90। उसके बाद क्या किया है, 405 को भाग दिया है, किससे भाग दिया है 90 से, कितनी बार में गया 4 बार में, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, कितना शेषफल आया 45, तो 45।
फिर क्या किया है 90 को भाग दिया है, कितने से दिया है 45 से, कितनी बार में गया है 2 बार में, शेषफल कितना है 0। जब शेषफल 0 आ गया यानी कि हमारा ये भाजक जो होगा यही क्या होगा हमारा HCF होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 25, 20 और 405, ठीक है, का जो HCF है हमारा वो कितना है, HCF हमारा आ गया 45। इसी साथ ये प्रश्न सॉल्व हो गया और आपको 5वां और 6ठा प्रश्न सॉल्व करके उसका कमेंट में HCF बताना है कितना होगा। अब मैं 7वें का हल बताने जा रहा हूँ। 7वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हो, लिखा है कि यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q व r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर bq प्लस r, तब r द्वारा संतुष्ट असमीका ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने पीछे की वीडियो में इसको बता रखा है, आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए, इसमें इसका परिचय है, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर इसका हल क्या होगा कि हल a इक्वल टू bq प्लस r है। इसके लिए जो r है वो किस पर संतुष्ट होता है, तो हम जानते हैं इसके लिए एक शर्त है, वो शर्त ही हमको लिखना है। वो शर्त ये है कि 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू r, r इज़ लेस देन टू b। ठीक है, हम जानते हैं कि जहाँ a हमारा क्या है भाज्य है, b हमारा क्या है भाजक है और q हमारा भागफल है और r हमारा क्या है शेषफल है। ठीक है, ये अब सब हमारे हैं। तो इससे क्या मतलब है, ये शर्त से, ये शर्त ही आपको लिखना था। इसमें ये बताया गया है कि जो शेषफल होता है या तो वो 0 आता है यानी कि 0 बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और जो भागफल होता है वो सदैव शेषफल से बड़ा होता है। बस यहाँ तक हमने टाइप 1 के प्रश्न समाप्त कर लिए। अब मैं कराने वाला हूँ आपको टाइप 2 का प्रश्न। करते हैं टाइप 2 में 8वें और 9वें प्रश्नों को सॉल्व। तो सबसे पहले 8वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, प्रश्न लिखा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला है जिसको हम कहते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, अब बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर, यानी कि 61 से विभाजित करने पर, यानी उस संख्या से 61 से विभाजित करने पर भागफल कितना आना चाहिए 27 और शेषफल 32 आना चाहिए। यानी कि हमको वो संख्या ज्ञात करनी है। तो हमको भाजक दिया हुआ है, हमको भाज्य ज्ञात करना है। भाजक कितना दिया है जिससे हम भाग देते हैं। देखिए कह रहा है कि 61 से विभाजित करने पर, यानी 61 से भाग दिया जा रहा है, तो हो जाएगा 61। भागफल कितना दिया है 27 और शेषफल कितना दिया है 32। तो भाज्य कितना होगा हमारा 61 का जो 27 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा करके देख लेते हैं। दोस्तों गुणा करने पर आएगा 1647 प्लस 32 और जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये जोड़ने पर हो जाएगा 1679। ठीक है, तो वो संख्या 1679 है जिसमें हम 61 से भाग देंगे तो हमारा जो भागफल होगा 27 और शेषफल 32 बच जाएगा। अब भाग देकर देख लेना, अब इसमें भाग दोगे तो भागफल 27 और शेषफल 32 आएगा। इसी साथ ही 8वां प्रश्न सॉल्व होता है। चलिए 9वां प्रश्न करते हैं। तो हमारा 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न को देखिए 9वें प्रश्न कैसे करना, और इसको आप कॉपी लेकर इसको अच्छे सोल्व करते रहिए और मेरे साथ करते रहिए आगे की तरफ। ठीक है, तो 9वां प्रश्न लिखा है कि संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा भाग शेषफल 32 आए। दोस्तों अब यहाँ पूछा किस संख्या से विभाजित किया जाए, यानी हमको भाजक पूछ रहा है, तो हम यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। हल में क्या लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य कितना दिया है आपको, भाज्य दिया है 1365। भाजक हमें ज्ञात करना है तो हम इसको भाजक ही लेने देते हैं, और भागफल कितना दिया है, भागफल हमको दिया है 31 और शेषफल आप देख सकते हो है कितना 32। दोस्तों 32 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1365 में से हम घटा देंगे 32 घटा देंगे। ठीक है, बराबर क्या बचेगा हमारा बराबर बचेगा भाजक। ठीक,
अब इंटू 31 घटाएंगे 32 से कितना आएगा, देखिए 5 में से 2 जाए कितना हो जाएगा 3, 6 में से 3 जाए तो 3, ये हो जाएगा 3 1 बराबर भाजक इंटू 31। 31 इधर भाग गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग करेगा, तो हम भाग करके देख लेते हैं कि कितना आएगा। चलिए दोस्तों, जब हम 31 से 1333 को भाग देंगे तो भाग देने पर ये 43 बार में पूरा विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि जो हमारा भाजक आएगा वो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। यानी 43 से अगर हम 1362 में भाग देते हैं तो हमारा जो भागफल होगा वो कितना होगा 31 होगा, और जो शेषफल वो कितना होगा 32 आएगा। इसी के साथ हमारा 8वां 9वां प्रश्न समाप्त होता है। चलिए अब करते हैं 10वां प्रश्न। चलो डियर, हम लोग करते हैं 10वां और 11वां प्रश्न। तो देखिए क्या है 10वां और 11वां प्रश्न, अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। लिखा है कि यदि 408 तथा 1032 के ACF को 1032 m-408 गुणे m के रूप में प्रकट किया जाए तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब ये कह रहा है कि जो 408 है और 1032 है, इन दोनों का जो HCF है वो इक्वल है, किसके इक्वल है 1032 इंटू m -408 इंटू 5। ठीक है, ये प्रश्न हमारा कह रहा है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हम इसका करेंगे उपयोग अभ्यास गुणनखंड विधि का, जिससे हमको सरल पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं अभ्यास गुणनखंड विधि से, और आप कापी पेन लेकर बैठो कि इसको सॉल्व करते रहो। तो 408 का गुणनखंड करते हैं। 2 दूनी 4, 0 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, 0 2 दूनी 4, फिर 2 पंची 10, 2 एकन्नम 2। चलिए अब इसको लेके जाएंगे 3 बार में। ठीक है, तो 3 से लेके जाएंगे क्योंकि 5 1 6, 3 का नियम होता है, संख्या जोड़ने पर अगर कोई संख्या होगी तो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 एकन्नम 3, 2 बजा 3 7 21, 17 एकन्नम 17, ये हो गया 408 का फैक्टर। अब हम करेंगे 1032 का, 1032 का करेंगे। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो कितना आएगा, 2 पंची 10, 2 एकन्नम 2 और 2 छंग 12, 2 से फिर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 अठी 16, फिर 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 129 आ गया। 129 ये 3 से कट सकता है, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 43 आ गया। इसको 43 एकन्नम 43 बार में ही कट लेंगे। ठीक है, ये आ गया। तो इसका HCF कितना आएगा दोनों का हम लोग देख लेते हैं। तो 408 का जो, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, मैं ऊपर इसको बढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जरा क्या हो सकता है। 408 का जो आया है वो गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17, ये इसका भाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 1032 का कितना आया है, तो वो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 43। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो HCF होगा वो जो कॉमन होगा, जैसे ये कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन होंगे, ये कॉमन होगा, ये कॉमन होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो HCF होगा, HCF जो होगा 408 और 1032 का कितना हो जाएगा 2, ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं 2, ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं, ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं, और ये 3 मिल रहा है। ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तरीके 24 जो उनका होगा इनका HCF होगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व आगे की तरफ। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो और फिर इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो देखो कैसे करेंगे। अब ऊपर जो लिखा हुआ है इसमें हम लोग इसमें कर सकते हैं। HCF कितना आया है 24, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे 24, तो हमने रख लिया 24 इक्वल 1032 m -408 गुणे 5। ठीक है, इतना हो गया। अब ये तो उधर पहले गुणा कर रहा है तो इधर हम उसको गुणा ही कर लेंगे। तो 24 बराबर 1032 m -408 में 5 गुणा करेंगे तो 5 40, 0 है तो 5 को 20। अब ये क्या है, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखते हैं 24 में ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे 20 40 इक्वल टू 1032 m।
इसको हम नोट करते चलो मेरे साथ। मैं थोड़ा इसको ऊपर ही बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये जोड़ने पर हो जाएगा 4 4 2 6 0 2064 और 1032 m। तो 2064 बट्टा 1032 बराबर m से गुणा कर रहा था, ये इधर आएगा भाग करेगा। तो कितनी बार में, 2 बार में जाएगा, ठीक है। देखो 2 दूनी 4 3 6 2 0 0 2 1 2, तो हम कह सकते हैं कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो m का मान कितना आ जाएगा, m का मान आ गया 2। इसी साथ हमारी ये 200 प्रश्न समाप्त होता है। लो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अच्छे से इसको चाहो तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख भी सकते हो, ठीक है। अब लोग करते हैं आगे का 11वां प्रश्न। चलिए आइए करते हैं अब 11वां प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि यदि 657 तथा 963 के ACF को 657x प्लस 963 गुणे -15 के रूप में प्रकट किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप खुद से करिए, अगर नहीं होता है तो मुझसे बताइएगा कमेंट में, मैं इसको फिर से करके सॉल्व कर बता दूंगा। पूरा मेथड यही रहेगा, ऐसे तरीके से सॉल्व करना है तो आप करके देख लो, ठीक है। चलो आगे का प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं 12वां और 13वां प्रश्न। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, लिखा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 या 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है देख लो। तो हल में जो भी नंबर दिए हैं और जितना शेषफल बच रहा है उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे और जितना आएगा उसका हम क्या निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे। वही हमारी संख्या होगी जिसको भाग देने पर शेषफल 5 आएगा। तो देखो जैसे 245 है, इसमें से हम कितना माइनस कर देंगे, 5, क्योंकि दोनों कितना घटाया जा रहा है, 5 घटाया जा रहा है, ठीक है। शेषफल कितना आ रहा है, 5, तो ये हो जाएगा 240 और दिया है हमको कितना, 1029 में से माइनस कर देंगे 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देख लो 1024, ठीक है। अब हम इनका HCF निकाल लेंगे, जो हमारा HCF होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 240 से हम भाग विधि से निकाल लेते हैं, वो जिसे 240 से निकाल लेते हैं भाग विधि से 1024, तो कितनी बार में जाएगा, देखिए ये हमारा चला जाएगा 4 बार में, ठीक है। 4 बार में जाएगा, 4 जेम 0, 4 चौक 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, ये 0 है, माइनस करेंगे 4 में 0 है 4, ये हो जाएगा 12 बार में 6 जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है 64। अब हम 64 से भाग देंगे किसको, 240 को। चलिए ये देखते हैं, 240 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा कितनी बार जाएगा, देखिए 3 छंग 18, 6 चौक 24, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 बार में जाएगा। 3 चौक 12 के 2 हाथ से लगा 1 और 3 छंग 18 1 19, घटाते हैं 0 में से 2 गया 8, 10 हो जाएगा, हाथ से लेंगे तो यहाँ पर 3 13, 9 4 13, यानी कि 4 48 से भाग देंगे किसमें, 64 में भाग देंगे, ठीक है। तो कितनी बार में, एक बार में जाएगा, 48 से करना 48, 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6 और यहाँ पर कितना हो गया, 5 में से आ जाएगा 1, 16 से भाग देंगे अब 48 में, 16 में बता चलते हैं 48, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं, आप इस वीडियो को देख लो और इसको अच्छे से नोट कर लो। मैं इसको आगे ऊपर थोड़ा बढ़ाता हूँ कि जो हमारा HCF होगा वो 240 और 1024 का वो कितना आया है, वो आया है 16, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा, वह महत्तम संख्या होगी जिससे 245 और 1029 में भाग देने पर शेषफल जो है 5 बचेगा। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो अगर मान लो अगर आप 16 से भाग देते हो, ठीक 16 से भाग देते हो 245 में, तो 16 का नम 16, घटाइए देखिए कितना होता है, ये 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ बचेगा 5, 16 पंचे 80। तो देख सकते हो आप शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आपका आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो वो संख्या क्या है, 16 है, जिसे 245 और 1029 में भाग देने पर 1029 का खुद करिएगा, उसका भी शेषफल 5 ही आएगा। और इसी प्रकार आप 13वां प्रश्न खुद से सॉल्व करिए
और हम लोग करते हैं 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व। 13वां प्रश्न भी आप देख सकते हो ऐसे ही है, आप करो, अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट बताना, मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व। चलो डियर, आप देख सकते हो 14 और 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि संख्या 65 तथा 117 का HCF ज्ञात कीजिए तथा इसे 65x + 117y के रूप में प्रकट कीजिए। मतलब कह रहा है कि हल में जो 65 <<117 का जो HCF है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, 65x + 117y, ठीक है। तो हम 65 और 17 का पहले क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF कितना होगा देखिए, 65 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर फैक्टर इसका करें तो अभाज्य रूप में इसको कह सकते हैं 13 × 5 = 65, और 117 को क्या लिख सकते हैं, 13 × 9 = 117, यानी कि हमारा जो HCF आएगा कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो HCF आ जाएगा 13, यानी कि 13 जो होगा, मैं आपको इधर समझाता हूँ, जो 13 होगा वो इक्वल होगा किसके, 65x + 117y के, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 65 को हम लिख सकते हैं 13 × 5 और 17 को लिख सकते हैं 13 × 9, 13 9 17 होता है। तो 13 13 कॉमन मिल रहा है तो हम लिख सकते हैं 13 कॉमन, ठीक है। 13 कॉमन ले लिया, ये अंदर बचेगा 5x और उधर बचेगा 9y, ये दोनों तो कॉमन हो गए। 13 इधर गुणा कर इधर भाग करेगा तो 13 से 13 कट जाएगा, इधर आएगा 1 बराबर 5x + 9y। अब आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि x का कितना मान रखें और y का कितना मान रखें, कि दोनों को जोड़ने घटाने कुछ भी करने पर दोनों तरफ मान कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों कि यदि हम x बराबर ये मान लें कि x बराबर 2 मान लेते हैं, ठीक है, और y बराबर कितना मान लें, -1 मान लें, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर रखते हैं तो 1 बराबर 5 × 2 हो जाएगा, हाँ, और प्लस 9 माइनस का 1 × में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 × 10 2 = 10 हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 9 × 9 10 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर आ गया 1। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो x और y का मान होगा कितना होगा, 2 और y का मान -1 होगा। इसी के साथ हमारा 14 नंबर प्रश्न सॉल्व हो गया। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहो तो इसको पेन कॉपी लेकर बैठो और इसको कर भी सकते हो। और इसके साथ आप जो है 15 नंबर प्रश्न करना, और अगर इसका आंसर नहीं आता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आप करते हैं 16 और 17 नंबर प्रश्न। 16 और 17 नंबर प्रश्न में 16 प्रश्न पिछले प्रश्न के जैसा ही है, इसलिए मैं आपको 17 नंबर प्रश्न को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 17 नंबर प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, ठीक। आइए चलिए इसको करते हैं हम लोग हल। इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है, आइए करते हैं। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर 17 नंबर प्रश्न देख सकते हो, 16 और 17 नंबर। मैं 17 नंबर बताने जा रहा हूँ कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436 तथा 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 12 तथा 15 आता है। तो चलिए देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें संख्या कौन सी दी है, 398 और एक है 436 और एक है 542। इसमें से जो भाग दिया जाएगा जिस संख्या से, उस संख्या में शेषफल कितने कितने आना चाहिए, 7, 11। तो जितना शेषफल आता है हम उसी में से उतना माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा माइनस करने पर, माइनस करते हैं इसको हम लोग। इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 391। 11 घटाएंगे तो 6 में से गया 5 और 3 में से गया 2, यानी कि 425, ठीक है। इसको घटाते हैं तो आ जाएगा 527। अब उसी विधि से करेंगे जैसे हम लोग HCF ज्ञात करते थे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 3 डिजिट हैं, तो मैं आपको 3 डिजिट का कैसे किया जाता है HCF निकालना मैं वो सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2 छोटी संख्याएं हैं उनको लेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 391 और 425। हम 391 से क्या करेंगे, देखो ध्यान से आप, 391 से आप ये करोगे कि 425 में लगाओगे भाग। देखो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो कितना आ जाएगा 391। चलिए घटाइए, घटाने पर कितना आ रहा है, तो आ जाएगा 34, ठीक। इस 34 से भाग देंगे, किस में हम देंगे, ये काम तब तक करना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है। 391 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो देखते हैं, एक बार में लेके जाते हैं, तो एक बार में ले जाएंगे 34 आएगा, फिर घट के कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाए 5 और एक, फिर एक बार में जाएगा, एक बार में घटाया
34 फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 में 4 गया 7 और ये बचा ठीक है 17। आयु से इसमें 0 नहीं आया तो नया भाजक हमारा क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा और नया जो भाज्य हो जाएगा हमारा 34 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 दूना 34, यानी कि इन दोनों संख्याओं का शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। हम कह सकते हैं कि 391 और 425 का जो HCF होगा, HCF वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 17। ठीक है, पर यहाँ पर 3 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, अब 527 व 17 को ले लेंगे। ठीक है, हम इनका HCF ज्ञात करेंगे, तो चलिए ये नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं आगे की तरफ। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं आगे वाले पेज पे करता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे करना है। अब क्या था, हमको से निकलना 17 और 527 बीच में, तो हम क्या करेंगे 17 से भाग देंगे 527 में, तो कितनी बार में जाएगा देखिए, 17 से 34 51, 3 बार में जाएगा तो घट के आ जाएगा 1 और 7, 17 का नाम 17। ठीक है, यानी कि शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं जो तीनों का HCF होगा हमारा, HCF जो होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो HCF होगा वो कितना होगा, 17 होगा। और इस 17 से हम इन तीनों संख्या 398 और 4 36 और 542 में भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः 7 11 और 15 बचेगा। चलिए एक बार भाग करके देख लेते हैं क्या इतना शेषफल बच रहा है। चलिए 17 से भाग करके देखते हैं हम 398, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कितना शेषफल बचा था, इसमें शेषफल बचा था 7, तो 17 कम 17, 17 दूना 34, घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 9 में 4 गया 5 58 आ गया। ठीक है, 7 51, 3 बार में जाएगा तो 51 आया, घटाने पर कितना आएगा, तो 7 शेषफल आ रहा है। तो दोस्तों देख रहे हो कि आप देख सकते हो कि 398 हम देख रहे थे कि शेषफल कितना आता, 7 आ रहा था, यहाँ पर भी 7 शेषफल दे रहे, तो हम कह सकते हैं कि वो 17 ही महत्तम संख्या होगी जिससे 398 4 36 और 542 में भाग देने पर शेषफल जो है 7 11 और 15 क्रमशः आएंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अब हम लोग करने वाले हैं आगे टाइप 3 के प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो चलो डियर, आप देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन पर 18 और 19वां प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। आप 18वां प्रश्न खुद से करोगे जैसे पिछले वीडियो में कर रखा है, और मैं 19वां नंबर प्रश्न बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n³ - n 6 से विभाजित है। तो 19वें नंबर के हल में क्या बोला है कि एक धनात्मक पूर्णांक n है। ठीक है, तो हल में धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारा, धनात्मक पूर्णांक जो है वो है n। अगर कोई धनात्मक पूर्णांक n है तो यानी कि वो एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 डैश। ठीक है, जितने भी नंबर आ सकते हैं। बोला कि ये जो है, ये जो संख्याएं हैं वो n³ - n के रूप में अगर हों तो क्या ये 6 से विभाजित है, तो देख लेते हैं। तो n बराबर जब हम 1 रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n³ - n की वैल्यू 1 की पावर क्यूब -1, तो आप क्या देखोगे, ये आ जाएगा 1 - 1 यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0। और n बराबर अगर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 - 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 - 2 बराबर 6। अगर n बराबर हम 3 रखते हैं तो क्या देखते हैं कि 3 की पावर 2 - 3, 3 त्रिका 9 और -3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोस्तों अब इसमें हम चेक कर लेते हैं कि ये बोला है कि n³ - n जो 6 से विभाजित है, तो n³ - n का मान पहले कितना आया, 0 आया है, फिर 6 आया है, फिर 6 आया है। तो देखो अगर आप 6 से 0 में भाग दोगे तो ये भाग चला जाएगा, 0 बार में जाएगा, 6 0 0, ये भाग चला गया। ठीक है, फिर 6 से 6 को भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 का नाम 6, तो ये भाग चला गया। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि n³ - n के जो मान आए हैं वो 6 से विभाजित हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ n³ - n 6 से विभाजित हैं, इसलिए n³ - n 6 से विभाजित है। ठीक है, हमने प्रूव भी कर दिया है। तो चलिए अब करते हैं 20वां और 21वां नंबर प्रश्न, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी में इस प्रकार के बहुत से प्रश्न हैं। हालांकि हम लोग बालाजी प्रकाशन से सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। चलो डियर करते हैं 20वां नंबर प्रश्न। लिखा है किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q 5q+1 तथा 5q+4 के रूप का होता है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो प्रश्न को, तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है,
देखो यूक्लिड भाषा प्रमेय क्या होती है, वो तो होती है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और हमको इस प्रश्न में क्या दिया है कि जो इनका जो पूर्णांक का वर्ग आना चाहिए वो कितना 5Q प्लस 1 और 5Q प्लस 4 के रूप का होता है कि नहीं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बी हमारा कितना होगा, बी हमारा हो जाएगा, बी हमारा 5 हो जाएगा। तो हमारा शर्त जो है इस प्रमेय के लिए जो शर्त है वो क्या है कि 0 इज लेस देन एंड इक्वल आर एंड आर इज लेस देन बी, जहाँ पे आर से एसफल और बी क्या है, भाजक है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से क्या देख रहे हो कि 0 आर 5, बी का मान कितना आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है। तो आर के संभावित मान कितने होंगे, आर के जो संभावित मान होंगे वो कितने होंगे, वो तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पर 5 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 भाजक है हमारा, ये बता रहा है कि 5 से कम होगा, तो 5 से कम यही हो सकते हैं। तो आर के संबंध क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर इस प्रश्न में देखें कि r बराबर 0 रखते हैं तब क्या होगा, देखिए जब r बराबर हम 0 रखते हैं तब a बराबर बी क्यू प्लस आर से a बराबर हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, a बराबर हमको मिलेगा 5Q प्लस 0 यानी कि 5Q मिलेगा। ठीक है, ये पहला हो गया। और इसी प्रकार अगर हम r बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब a बराबर हमें प्राप्त होगा क्या, देखिए a बराबर तब हमको मिलेगा 5Q प्लस का 1, इसी फार्मूले में रख देना है। ठीक है, इसी प्रकार जब r बराबर हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा 5Q प्लस 2। इसी प्रकार जब हम r बराबर 3 ले लेंगे, ठीक है, r बराबर जब 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा आ जाएगा 5Q और प्लस का 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब r बराबर 4 पे लेके चेक कर लेते हैं। तो जब हमारा r बराबर 4 होगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर हम कह सकते हैं बी क्यू प्लस आर से, b का वैल्यू 5 है और q प्लस r का मान कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। अब बोला है कि इनका जो धनात्मक पूर्णांक आए हैं इनका जो है वर्ग। ठीक है, तो ये यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक था, अब इसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो चलो देख लेते हैं कि जब इसका वर्ग किया जा रहा है तो क्या हो रहा है। तो r बराबर जब 0 हो रहा है तो उसका वर्ग कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। तो दोस्तों देखिए जब r बराबर 0 था, तो कितना आया था, 5Q आया था। देखो अभी आप देख सकते हो, तो 5Q आया है, तो 5Q को क्या करना है, हमें वर्ग करना है। तो वर्ग करने में कितना हो जाएगा, 25Q स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू में 5Q स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मान लेंगे 5Q और यहाँ पर हम लिख देंगे माना Q इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। ठीक है, तो अगला देखते हैं जब r बराबर 1 है, तो r बराबर 1 था तो कितना था हमारे पास, आप देख सकते हो यहाँ पर 5Q प्लस 1 है, तो 5Q प्लस 1 का हमें वर्ग करना है। तो क्या देखते हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन गया, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 पंचे 10 10Q। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम इस 25 की स्क्वायर और 10 क्यूब में कॉमन ले लेंगे, तो कितना कॉमन मिल जाएगा, 5 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच गया हमारा 25 यानी कि 5Q स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2Q और प्लस का 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको हम मान ले रहे हैं Q, कि हमारा पूरा क्या है, Q हो गया। ये जितना भी ब्रैकेट में लिखा है कितना मान लेते हैं, Q मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5Q प्लस 1। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में आप इधर लिख भी देना इसको कि माना Q इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर प्लस 2Q। ठीक है, ये हमारा Q है, तो 5Q प्लस 1 हो जाएगा। चलिए आगे के पन्ने पे इसको सॉल्व करते हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर सकते हो। तो चलिए आगे इसको करते हैं। देखिए दोस्तों जब r बराबर 3 है, कितना है, r बराबर 3 है, तो क्या होगा, r बराबर जब 3 था तो हम देख सकते हैं कि, चलिए देख लेते हैं एक बार, जब r बराबर 3 था तो कितना है, a बराबर 5Q प्लस 3 है, तो 5Q प्लस 3 इसको अच्छे से करते हैं, कितना हो जाएगा 5Q प्लस 3। हम इसका वर्ग देखेंगे, इसका वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर 25Q स्क्वायर प्लस 3 तरीका 9 और प्लस 2ab, 2 पंचे 10 30Q। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कितना 5 कॉमन ले रहे हैं, तो 5 कॉमन लेंगे कितना बचेगा, 25 यानी कि 5Q स्क्वायर और 5 का 30 यानी प्लस का 6Q। ठीक है, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, प्लस का 9 बच जाएगा, तो प्लस का 9 बच जा रहा है।
दोस्तों हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 4 लिख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम ऐसे कह सकते हैं कि 5 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 ब्रैकेट में 5q² प्लस का 6q और प्लस में कितना, इसको ले सकते हैं 5 + 4 ये ले सकते हैं। अगर हम 5 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 5 कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 5q² प्लस 6q ए ब्रैकेट में और प्लस का 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कह देख सकते हैं कि 5 ये जितना लिखा है इसके लिए मान लेंगे q, तो 5q प्लस का 4 यहाँ पर हम लिख देंगे कि माना जो q बराबर है 5q² प्लस 6q हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम r बराबर 4 पे भी चेक कर सकते हैं, r बराबर 4 पे। तो देखिए 5q प्लस 4, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि 25q² प्लस 4 चौक 16 और 2 पंचे 10 चौक 40, 40q। ठीक है, अब इसमें हमको क्या कॉमन मिल सकता है, देखिए ध्यान से, इसमें हम ले सकते हैं 5 कॉमन। ठीक है, तो अगर 5 कॉमन लेते हैं तो इसको किस प्रकार करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 25q² प्लस हम 16 का लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको मिल सकते हैं 15 + 1। ठीक है, और प्लस का 40q। अब हम क्या करेंगे, इसमें से और इस 15 और 25q² में से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉमन लेने पे कितना आएगा, हम 5 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 5q² प्लस ये वाला हो जाएगा, ये 5 × 40 8q और प्लस ये बचेगा 5 × 15 और प्लस में इधर बचेगा 1। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये पूरा मान लेंगे 5q + 1, यानी कि हम मान लेंगे कि माना q = हमारा ये क्या हो जाएगा पूरा 5q² प्लस 8q प्लस 3। दोस्तों अब इस प्रकार हम दे सकते हैं कि जितने भी हमारे टर्म्स आए हैं वो किस प्रूफ के आ रहे हैं, 5q + 1, 5q + 4, 5q + 1 के पूर्णांक के वर्ग के रूप में आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न है सॉल्व हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से सॉल्व कर लो। और हम लोग करने वाले हैं इस अभ्यास प्रश्न का आखिरी प्रश्न। ठीक है दोस्तों, 21वां प्रश्न आप देख रहे हो कि लिखा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक समपूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m + 1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। तो धनात्मक समपूर्णांक, दोस्तों समपूर्णांक पहले समझ लेते हैं। समपूर्णांक का मतलब है कि वो संख्या पूर्णांक में होगी और सम होगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या होंगे, समपूर्णांक होंगे। और विषम पूर्णांक क्या हो जाएंगे, विषम पूर्णांक की अगर बात करते हैं हम लोग, विषम पूर्णांक में यानी कि वो विषम संख्याएं होंगी 1, 3, 5, 7 ठीक है। अब देखिए दोस्तों तो करना कैसे, तो बोला कि समपूर्णांक किस रूप का है, कि समपूर्णांक हम प्रूफ करना है कि समपूर्णांक जो होता है वो 2m रूप का और जो विषम पूर्णांक होगा वो क्या रूप का होगा, विषम पूर्णांक जो होगा 2m + 1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। दोस्तों अगर m कोई पूर्णांक है तो m का मान क्या होगा, m अगर कोई पूर्णांक है तो m का मान क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि m एक पूर्णांक है यानी कि संख्या। ठीक है, धनात्मक समपूर्णांक बोल दिया है जहाँ m कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हम देखते हैं समपूर्णांक पे इनके मानों को चेक कर लेते हैं। समपूर्णांक में इनके मान क्या आएंगे, समपूर्णांक में जो इसका मान आएगा वो कितना आएगा, देखिए 2m के रूप में। अगर जब 1 होगा तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। ठीक है, जब m बराबर जब 2 होगा तो 2m का मान कितना आ जाएगा, 2m का मान जो होगा 2 दूनी 2 × 2 यानी कि 4 आ जाएगा। m का मान जब 3 होगा इसी प्रकार तो 2m का मान कितना आ जाएगा, 2 × 3 बराबर 6। तो हम यहाँ पर से क्या देख रहे हैं कि 2, 4, 6 क्या है, समपूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं इसलिए समपूर्णांक 2m के रूप का होगा। इसी प्रकार हम विषम पूर्णांक को चेक कर लेते हैं। विषम पूर्णांक के लिए क्या दिखा है, विषम पूर्णांक क्या बताया गया है 2m + 1। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है। तो जब हम m बराबर 1 लेते हैं तो 2 × 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का नंबर 1 3, ये 3 आ जाएगा। m बराबर जब हम कितना ले लें, m बराबर 2 ले लेते हैं तो 2m + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 × m का मान कितना है 2 और प्लस 1, 2 दूनी 4, 1 5। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं 3 और 5, ये क्या है एक विषम संख्या है। ठीक है, और जो कि विषम पूर्णांक के रूप में है, तो हम कह सकते हैं इसलिए विषम पूर्णांक जो होगा वो 2m + 1 के रूप का होगा। दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने सारे प्रश्नों को कर लिया है सॉल्व। 1 से लेके 21 तक के प्रश्न श्री बालाजी प्रकाशन के प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है।
अगर एनसीईआरटी प्रश्न भी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको अच्छे से बताऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर भी करना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए फिर अच्छे से नोट कर लीजिए और मिलते हैं आगे के वीडियो में प्रश्नावली 1.2 लेकर। तब तक के लिए टेक केयर।